बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल दो ऑब्जेक्ट के दरमियान दो मैसेज में ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। आपने यही यूज करना है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। वी विल यूज दिस फॉर्मूला। जी की वैल्यू विच इज वेरी स्मॉल। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा, ये स्मॉल जी का नाम प्रॉपर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है, बट इसका एक और नाम भी होता है जो हम ओ लेवल में और एएस में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सबसे पहले हम जिंदगी में ओ लेवल में जी की सिंबल देखते हैं इस फॉर्मूले में, W इज इक्वल टू F/m। mg। W इज इक्वल टू mg। तो यहां से अगर जी को सब्जेक्ट बनाए तो W ओवर m। तो बेटा W क्या होता है? वेट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स। और ओवर को हम क्या पढ़ते हैं? वी रीड ओवर टू बी पर यूनिट लेंथ। हम ओवर को क्या पढ़ते हैं बेटा? पर यूनिट लेंथ। तो बेटा ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट, यहां मैस है, लेंथ नहीं, सॉरी बोल पड़ा। तो क्या है बेटा ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन? ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। कैन यू रिमेंबर? अच्छा, वेट इज अ फोर्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन और मास की यूनिट होती है केजी। तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज अ यूनिट ऑफ न्यूटन पर केजी। इसकी डायरेक्शन किधर होती है वैसे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर मून पर होंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मून। यानी जो भी लार्जर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई है लाई कर रहा है तो उसके सेंटर की तरफ होती है डायरेक्शन। अच्छा बेटा जी, हमारे इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो ये ग्रेविटेशन फील्ड है। एंड वी विल बी डूइंग मोर देन वन फॉर्मूलाज फॉर जी। तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा कंसीडर करें कि देयर इज द अर्थ। ये जो सर्कल बना है ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम। अर्थ का मास वैसे इतना होता है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ रियल में ऐसी है? हमने यहाँ ना कुछ चीजें एज्यूम की हैं जो रियल में नहीं है। एज्यूम का मतलब अजम्पशंस विच आर नॉट इन एक्चुअल, बस वो सपोज करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने लगे ना उसमें हमने तीन चीजें अज्यूम की हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, राउंड है, राउंडिश बनाई हुई है, रियल में थोड़ी एलिप्टिकल है। एक हम कंसीडर करें कि अर्थ स्पिन नहीं कर रही, हालांकि अर्थ स्पिन कर रही होती है अपनी एक्सिस में। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं स्पिन नहीं कर रही, और अगर नेक्स्ट में हमने डिस्कस करना है स्पिन कर रही होगी तो क्या होगा। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं अर्थ स्पिन नहीं कर रही। और तीसरी बात है, अर्थ को वी आर कंसीडरिंग एज आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। अर्थ आइसोलेटेड है, अब मींस आइसोलेटेड जिसपे कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग। अर्थ पर सन की ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है, जो जिसकी वजह से अर्थ सन पे इसके गिर्द घूम रही है। अर्थ पे मून की ग्रेविटी का इफेक्ट भी होता है, टाइडल इफेक्ट। हैव यू एवर? अर्थ पे जो सराउंडिंग जो उसके प्लैनेट्स है उनका भी इफेक्ट हो रहा है। तो अर्थ पे तो बहुत से इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो बहरहाल अभी हम ये सपोज कर लेते हैं कि अर्थ का मास कैपिटल एम है और अर्थ का रेडियस आर ई है। कैपिटल आर यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर द रेडियस ऑफ द प्लैनेट और स्टार। यहां पर अर्थ प्लैनेट को कंसीडर कर रहे हैं, तो कैपिटल आर ई, ई फॉर अर्थ इज द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हमने राउंड सपोर्ट किया। अच्छा, जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ये इफ पॉसिबल याद रख लें, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन है इतना होता है अर्थ का रेडियस, 6400 किलोमीटर, राइट। लेकिन ना एग्जाम में क्वेश्चंस में हमने मीटर्स में यूज करना है। तो ये जो 6400 है ना, किलो है, तो मीटर्स में करेंगे तो किलो का मतलब क्या होता है?
1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इट विल बी दिस। आपने अगर याद रखना है तो आई विल सजेस्ट कि आप ये कर, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होता है, डोंट नीड टू वरी। अच्छा बेटा जी, तो ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है और उसका रेडियस आर ई है। तो अर्थ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम। अच्छा, ये पॉइंट में छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मैंने जो बनाया है आपको शो करने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री भी इतना बड़ा नहीं होगा इसके लिए, ये बस दिखाने के लिए इधर हमने थोड़ा सिग्निफिकेंट साइज का बना दिया कि नजर आए कि ये मैथ भी है। वरना आप कंसीडर करें कि अर्थ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ पर एक इस तरह डॉट की तरह होगा, उसके ऊपर ये भी मैंने जरा बड़ा बना दिया एक डॉट की तरह, इफ यू कुड सी जो मैंने यहाँ बनाया, राइट। अच्छा बेटा जी, अब ना अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जोड़ी हुई इसको, ये ऑब्जेक्ट उससे कनेक्टेड है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि F इज इक्वल टू कैपिटल जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फर्स्ट मास, सेकंड मास मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द masses। तो बेटा डिस्टेंस हम फिजिक्स में सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो m1 की जगह ये वाला मास कैपिटल M आ गया, अर्थ का मास। m2 की जगह इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m आ गया। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, फिजिक्स में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स लेते हैं, बिटवीन द सेंटर्स। इसके सेंटर और इसके सेंटर में डिस्टेंस अर्थ का रेडियस नहीं हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। तो बेटा दिस विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the earth and mass and formula is this। लेकिन बेटा यही ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे अर्थ उसको मास को अट्रैक्ट कर रही है, तो वही उसका वेट नहीं होता, और वेट इक्वल होता है एम जी। इसमें ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम आएगा, तो वही फोर्स एम जी की इक्वल होगी। ये एम और एम सिंप्लीफाई। बेटा दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ जी फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट द surface of the earth। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ जी। एक हमने ये पढ़ा था, जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम। दूसरा फॉर्मूला ये बहुत एग्जाम में ज्यादा यूज हो। क्लियर, याद रहेगा ये आपको। जी इज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी ओवर एम आर ई स्क्वायर। अब बेटा जी कंसीडर करें, ये हमने जी की वैल्यू फाइंड की है, सरफेस पर इतनी होती है जी एम ओवर आर ई स्क्वायर। अगर ना एक ऑब्जेक्ट, यहाँ एक छोटी सी डेरिवेशन है, इफ यू अलाउ मी, इस फॉर्मूले में ये m इज द मास ऑफ अर्थ। अगर हम m को सब्जेक्ट बनाएं, ये जो आर ई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, और g मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें एंड मेक द मास ऑफ अर्थ एज सब्जेक्ट, तो ये फॉर्मूला ये बन जाता है, राइट। क्लियर। अच्छा, इस फॉर्मूला में ना बेटा अगर हम g की जगह वैल्यू 9.81, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ये 6.4 10 पावर 6 उसका स्क्वायर, और कैपिटल जी की वैल्यू भी याद रखनी है आपने, डाटा में गिवन होती है लेकिन क्वेश्चंस में बार बार यूज होगी, आपको ये याद रख लेनी चाहिए कैपिटल जी की वैल्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू। तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ और सोल्व करो तो यू विल फाइंड अर्थ का मैथ इतना ही है। तो दिस इज हाउ न्यूटन फाउंड द मास ऑफ अर्थ, राइट। क्लियर। तो ये जो हम अर्थ का मास बता रहे हैं, तो ये पूरा पूरा मतलब ये कुछ कैलकुलेटेड है, अप्रोक्सीमेटली ये है मास ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेट इसलिए कि ये हमने कंसीडर किया कि अर्थ स्फेरिकल राउंडिश है, जो कि वो थोड़ी सी एलिप्टिकल है, राइट।
So this is how we can find the mass of Earth. ये मेरे ख्याल में एग्जाम में आया भी हुआ है ये पॉइंट। अच्छा वापस आ जाए, वी से कि एक ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस पर है तो उसके लिए जी की वैल्यू इज दिस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ जी फॉर अ मास विच वाज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएं, अर्थ से दूर ऊपर हाइट पे ले जाएं, अवे फ्रॉम द अर्थ ले जाएं, तो बेटा अब उसके लिए जी का फॉर्मूला तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो पता कैसे, जब ऑब्जेक्ट यहां पे था ना, तो उसका अर्थ से जो डिस्टेंस था वाज दिस रेडियस ऑफ अर्थ आर, तो वो आर ही रखा। लेकिन बेटा जब ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, लेट्स से कितना हम ऊपर ले गए, एच हाइट ऊपर ले गए सरफेस से, तो अब उसका डिस्टेंस हमने लेना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो वो आर ई प्लस एच, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बात, बेटा जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे था तो तब अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आर ही था। डिस्टेंस हमने कहां से लेना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आर ही था तो यहाँ आर ही, यहाँ आर ही क्यों आया, वी हैव टू टेक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर ही, आर ही का स्क्वायर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे चला जाएगा, एच हाइट अबव द सरफेस, तो अब उसका जो सरफेस से डिस्टेंस होगा बेटा, वो टोटल डिस्टेंस विल बी आर ई प्लस एच। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच। सो फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विच चेंज, आर ई की जगह क्या आ गया, आर ई प्लस एच। दिस विल टेल यू द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एच, से वी राइट इट जी एच। एच मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच, राइट बेटा। अच्छा एक मिनट के लिए देखिए, जी एम इधर भी था, इधर भी वही एज इट इज, क्या चेंज आया, आर ई की जगह आर ई प्लस एच आ गया, प्लस हो गया ना। प्लस होने का मतलब नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई है ना बेटा। जो भी फॉर्मूला होता है जिस भी क्वांटिटी का, हमेशा डिनोमिनेटर के साथ उसका कौन सा प्रोपोर्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब यहां वैल्यू इंक्रीज हुई है तो जी की वैल्यू इस वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मींस जो जो हम हाइट पे जाएंगे, एच की वैल्यू ज्यादा होने से नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जी की वैल्यू इनवर्स है, डिक्रीज होगी। इट मीन जो जो हम अर्थ से दूर जा रहे हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती, राइट, क्लियर। अच्छा यहां ना एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करनी, वो क्या है बेटा जी, कि ना जब ऑब्जेक्ट यहां है, इस पॉइंट पर एन पोजीशन पर है, तो बेटा उसका जो डिस्टेंस है ना टोटल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज दिस, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना है, आर ई प्लस एच। इस डिस्टेंस को वी रिप्रेजेंट एज स्मॉल आर, यानी आर ई प्लस एच को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, स्मॉल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्मॉल आर मीन्स आर ई प्लस एच, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज said to be the small r, right? Can you remember this?
ये बात आपने याद रखना है। हम ज्यादातर फॉर्मूलाज में स्मॉल आर यूज करेंगे। तो स्मॉल आर, कैपिटल आर में स्मॉल आर में क्या डिफरेंस है? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट? तो बेटा, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आर ई प्लस एच यानी स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जो जो हम अर्थ से दूर जाते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशन इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम हो रहा है। अगर हम नीचे की तरफ आए तो व्हाट व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? जी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? व्हाट डू यू थिंक बेटा? नो आंसर। बेटा, हम जब फील्ड सेंस से दूर जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो जो हम सरफेस से दूर जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन जब नीचे आएंगे तो तब भी डिक्रीज होगी। वो कैसे? उसके दो आंसर हैं। एक मैथमेटिकल, कि कंसीडर करें कि लेट्स से मैथ इज देयर और हम उसे नीचे ले जाते हैं, तो एक्चुअली इस फॉर्मूले में एम भी तो है ना, एम, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। तो जब ना ऑब्जेक्ट इधर होता है ना सरफेस पर, तो पूरी अर्थ उसका मास अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब हम नीचे आ जाते हैं, लेट्स से इस पॉइंट पर आ गए, तो अब जो नीचे वाला जो डिस्टेंस है, मास अट्रैक्टिंग मास, वो ये है। जो अट्रैक्टिंग मास है, अब वो पहले पूरी अर्थ का नहीं है, वो इतना मास है जो अट्रैक्ट कर रहा है, कम हो गया है, तो जी की वैल्यू कम होगी। लेकिन सही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में यहां लिखने लगा, क्या है बेटा? जी की वैल्यू एट एनी डिस्टेंस इज जी एम ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। बेटा, ये एम मास है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो क्या मास का लिख सकते फॉर्मूला डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, राइट? क्लियर? तो बेटा, मास की जगह लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अच्छा बेटा जी, यहां ना लेट से ये हमारे पास सफियर है, सफियर है, तो सफियर उसका रेडियस स्मॉल आर है, और वॉल्यूम क्या होता है सफियर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा यहाँ। ये जो आर स्क्वायर है इस आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा बेटा, वी विल बी लेफ्ट विद स्मॉल आर। हमारा ये फॉर्मूला बच जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले में ना, ये हम कंसीडर करें जी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 4/3, डेंसिटी को सपोज कर लेंगे ग्रेविटी अर्थ की कांस्टेंट है, ये सपोज कर, तो आ जाता है जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ आर। तो मतलब जो जो आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां है, उसका आर ये था, जब वो यहां पहुंचेगा तो आर की वैल्यू ये हो जाएगी, यहां पहुंचेगा तो आर की वैल्यू कम होती जा रही है। तो बेटा, जब हम अर्थ की सरफेस से नीचे आते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इंटरेस्टिंगली, मोस्ट इंटरेस्टिंगली, तो वहां आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जी भी जीरो हो जाएगी, राइट? क्लियर? याद रहेगा? कैन यू रिमेंबर व्हाट डज दैट मीन? बेटा, हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएं तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, अर्थ की सरफेस से नीचे है तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू कहां होती है? when we are at the surface of earth, then g is maximum,
क्योंकि सरफेस से ऊपर जाने पे भी जी डिक्रीज होता है, सरफेस से नीचे जाने पे भी जी डिक्रीज होता है. इट मींस द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द वैल्यू ऑफ जी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ये सबके लिए सेम होती है, इज मैक्सिमम व्हेन वी आर एट द सरफेस ऑफ अर्थ. कैन यू रिमेंबर? याद रहेगा? अच्छा, अब ना ये ग्राफ ना नोट करना आपने कि जी आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो जब तक ना ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है और ये कहां जाकर एंड होता है, जब हम सरफेस पे पहुंच जाते हैं. अगर हम जी का ग्राफ विद डिस्टेंस स्मॉल आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से ड्रॉ करें, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट. तो ये जो ग्राफ है ना यहाँ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है. तो जब हम सरफेस से चल रहे हैं, आर इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है स्ट्रेट लाइन. कब तक? जब तक हम सरफेस पे पहुंच जाते हैं. जब हम अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो हमारा अर्थ से डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा, राइट. लुक एट दिस. अगर हम यहां से चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी स्मॉल आर की वैल्यू 0, यहां पहुंच जाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी आर ई. वहां तक लाइन स्ट्रेट है. अब आगे जाके ना जी का, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है ऊपर, ये देखेंगे फॉर्मूला. जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और एम ओवर आर स्क्वायर. तो कैपिटल जी और एम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दें तो बेटा दिस फॉर्मूला टेल्स कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर. ये रेडियस स्क्वायर हमने एएस में कई दफा डिस्कस किया है. व्हाट डज दैट मीन? कि लेट्स से जब हम सरफेस पर हैं तो जी की वैल्यू जी है 9.8, 9.81. लेकिन अगर हम जब 2 आर ई डिस्टेंस पे पहुंचेंगे ना, डिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू 1/4. जब डिस्टेंस 3 टाइम हो जाएगा तो जी की वैल्यू जी 1/9 हो जाएगी, जी ओवर 9 हो जाएगी, यानी स्क्वायर टाइम डिक्रीज होती है. विल यू रिमेंबर दिस? ओके. अच्छा, कभी कभी ना सीनियर टीचर ऐसे बच्चों के लिए फन के लिए पूछ लेते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा अगर ना हम ये कंसीडर करें कि हमने एक टनल बना ली है जो अर्थ को इस तरह क्रॉस कर रही है, सपोज करना है, अभी के लिए तो ये इम्पॉसिबल है. तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो क्या होगा? तो आपके जहन में आएगा कि भाई ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा. सर ऑब्जेक्ट तो वो एक्चुअली नीचे नहीं जाएगा, वो वो मूव कर, दरमियान में रुक जाएगा, दरमियान में रुक जाएगा. रुकेगा नहीं, वो इस तरह ऊपर नीचे मूव करता जाएगा. अच्छा. सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, SHM, राइट. क्लियर. लेकिन ये किया नहीं अभी तक किसी ने थियोरेटिकली. दिस विल हैपन एक्चुअली. लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा होल अभी तक हम करने, हम कितने 6400 किलोमीटर है ना अर्थ का रेडियस. तो अभी तक हम जो सबसे ज्यादा डिग कर चुके हैं वो 12 किलोमीटर है, राउंड अबाउट 12 किलोमीटर सिर्फ. ओके, राइट. अच्छा बेटा जी, अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थ वाज नॉट स्पिनिंग. लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, अगर हम कंसीडर करें कि अर्थ स्पिन कर रही है तो क्या होता? तो कंसीडर करें ये अर्थ है और अर्थ स्पिन कर रही है, घूम रही है. तो हो सकता है ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है यहां हो सकता है ऑब्जेक्ट यहां हो. और अर्थ स्पिन कर रही है तो उसका एक पिवट है, जो उसका एक्सियल रोटेशन है वो उसके पोल्स में से गुजर रहा है. लेकिन अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा डायरेक्शन चेंज होती रहती है इसके एक्सिस की. तो अब आपने बात नोट करना, जब ऑब्जेक्ट यहां होगा ना तो वो भी अर्थ के साथ घूमेगा, है ना. जैसे आपने बैग पहना हुआ है बेटा, आप बैग पहन कर घूमते हो, तो आपके कपड़े, आपका बैग भी आपके साथ साथ घूमता है उसी तरह. तो जो ऑब्जेक्ट यहां होगा ना वो घूमेगा तो उसका सर्कल ये होगा, जो ऑब्जेक्ट यहां होगा तो उसका सर्कल ये. तो आप नोट करना, ये सर्कल छोटा नहीं होता जा रहा. और सबसे छोटा सर्कल कहां होगा?
ये पोल, ये जो पिवट होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट होता है सर्किट रोटेशन का, अर्थ की जो स्पिनिंग है, वो उसके पोल्स होते हैं। पोल्स पे उसका जो रोटेशन है वो रेडियस 0 हो जाएगा, रेडियस ऑफ रोटेशन है, दिस इज राइट। अब यहाँ ना एक चेंज, एक फर्क आएगा, वो ये कि जब हमने ये कंसीडर किया था कि अर्थ स्पिन नहीं कर रही, अर्थ इज नॉट स्पिनिंग, तो तब जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स थी ना, वो सिर्फ मैस को अट्रैक्ट कर रही थी, और जिस मैस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज इट्स वेट mg। तो प्रीवियसली हम ये कंसीडर कर रहे थे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल force was acting like the gravity, was providing the weight, gravity weight mg। लेकिन बेटा, जब हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ स्पिन कर रही है, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ वेट नहीं होगी, उसको घुमाने के लिए फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स उस पर भी अप्लाई होगी, उसमें भी यूज होगी। यानी ग्रेविटेशन फोर्स का जो वो है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने में नहीं, घुमा। देखो बेटा, आप जब बैग पहना हो, हैवी बैग पहना हो एक, तो जब आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो आप क्यों ज्यादा थकते हो? क्योंकि आपने अपने साथ बैग को भी उठाना है। अगर आप बैग पहन के घूमोगे तो विदाउट बैग घूमना, स्पिन करना आपके लिए आसान है। बैग पहन के आपके लिए स्पिन करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपको उस बैग को घुमाने के लिए, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भी जोर लगाना पड़ेगा। तो जब हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ इज स्पिनिंग, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रही, बल्कि वो अपने ऊपर मौजूद हर मैस को, उनको साथ में अपने घुमा भी रही, अपने साथ मूव कर रही है, उनकी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर ओवर आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, दो फॉर्मूला है। अच्छा, अब ना ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा ओवर टाइम। और क्योंकि सबकी रोटेशन का टाइम सेम है, तो रोटेशन का टाइम वाला फॉर्मूला ओमेगा में आता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये जो ओमेगा होता है, इसका फॉर्मूला थीटा ओवर टी होता है। अगर पूरा एक ऑब्जेक्ट एक राउंड कंप्लीट कर ले तो एंगल 2 पाई, और पूरे राउंड के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो क्योंकि यहां जो रोटेशन अर्थ एक राउंड कंप्लीट करती है ना बेटा, तो ये हर मैच एक एक राउंड कंप्लीट करता उतनी देर में, तो टाइम पीरियड सबका सेम है, टाइम पीरियड ओमेगा में, तो ओमेगा सबके लिए सेम है, ओमेगा सबके लिए सेम है। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला। और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला वही G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ m1 m2 की जगह अर्थ का मैस कैपिटल एम, और स्मॉल एम, m2 की जगह ऑब्जेक्ट का मैस आ जाएगा। अच्छा, अगर हम नोट करें तो इन दोनों में से m कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लेंगे तो इस m से, स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा g का फॉर्म। अब जरा आपने नोट करनी है लास्ट 2 पॉइंट्स फॉर टुडे। अगर एक ऑब्जेक्ट पोल पर है मैस यहाँ, तो मैस पे उसका रेडियस और रोटेशन क्या हो जाता है? क्योंकि यही तो सेंटर है ना, तो वहां पर जो हम ये सेंटर वाली जो लाइन सेंटर है, दैट इज इक्वेटर। तो जो हम इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, रेडियस स्मॉल हो रहे हैं, और पोल पे जाकर स्मॉलेस्ट रेडियस यानी 0 हो जाएगा मिनिमम, आर की वैल्यू 0। बेटा, हम इस फॉर्मूला में आर की वैल्यू 0 यहां रखें, तो ये तो सारा 0 हो गया ना, तो जो जी की वैल्यू है ना बेटा, ये 0 हो गया, तो सिर्फ ये बचे, राइट। लेकिन अगर हम इक्वेटर पर होंगे, तो हमने नोट किया जो हम ऊपर जा रहे हैं रेडियस कम हो रहा है, इक्वेटर पर रेडियस सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, नीचे वाले पोल की तरफ भी जाएंगे तो रेडियस छोटा होता जा रहा है ना, इक्वेटर पर रेडियस मैक्सिमम, और वो रेडियस इक्वल होगा रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, तो स्मॉल आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। और ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है
वो आ रही है। तो जब हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो ये आर ओमेगा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू है जो हम माइनस कर रहे हैं। तो बेटा जब हम माइनस करें तो आंसर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है ना। इट मींस इक्वेटर पर ये जो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू जब अर्थ स्पिन कर रही हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ये जी की, स्मॉल जी की वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी विच इज एट व्हेन वी आर एट इक्वेटर। और जब हम पोल पे होते हैं तो ये आर की जगह जीरो रखते हैं तो माइनस हो जाता है, सारा जीरो हो जाता है ना। जीरो माइनस, कुछ माइनस नहीं करना, तो माइनस करके आंसर कम होता है ना। तो इक्वेट पोल पे हमें कुछ माइनस नहीं करना पड़ रहा। इट मीन जो पोस्ट पोल पे वैल्यू आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। तो दिस टेल कि जू जू हम इक्वेटर से, इक्वेटर पर होते हैं तो वहां जी की वैल्यू मिनिमम होती है और पोल पे मैक्सिमम। इट मीन जू जू हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। पोल पे जी मैक्सिमम होता है और वो उतना ही जितना हमने पीछे फॉर्मूला में पढ़ा था अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर। और जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, चाहे इस पोल से इक्वेटर, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। इक्वेटर पर जी वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। राइट? क्लियर बेटा जी? एनी क्वेश्चन? जी नूर।